लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 6 हमारा है बुक्स के अकॉर्डिंग, बट इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं पहले अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन अवर कंट्री, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कहते हैं लोग काम तो करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, और वो एबल भी है काम करने के लिए, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ऐसे पर्सन को ही हम लोग अनएम्प्लॉयड कहते हैं। दोज हु आर नॉट रेडी टू वर्क आर नॉट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो काम करना ही नहीं चाहते वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे लोग काम करना भी चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, और वो एबल भी हैं काम करने के लिए, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कहते हैं दोज पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, जो काम करना ही नहीं चाहते एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उन्हें हम लोग अनएम्प्लॉयड कंसीडर नहीं करते। बात करते हैं वर्कर की। वर्कर क्या है? वर्कर इज एन इंडिविजुअल। वर्कर एक इंडिविजुअल है जो एंगेज है किसके अंदर? प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर एंगेज है। एक वर्कर और इंडिविजुअल engaged in a production activity contributes to GDP by rendering his services। कोई वर्कर है या इंडिविजुअल है जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम कर रहा है, वो किसको किस में हेल्प कर रहा है? जीडीपी को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी को। कैसे? बाय गिविंग दियर सर्विसेज। सम एग्जांपल ऑफ वर्कर्स आर लाइक फार्मर्स की बात करें, मैनेजर्स की बात करें, लेबर्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, बार्बर्स की बात करें, दीज आर द वर्कर्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? वर्कर्स कहेंगे। वर्कर्स को बेसिकली दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड हायर्ड वर्कर्स। एंड हायर्ड वर्कर्स को आगे दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, इसके नेम से ही क्लियर है, ये वो वर्कर्स हैं जो अपने खुद के बिजनेस के, अपने खुद की प्रोफेशन के अंदर एंगेज है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एक फार्मर अपने फार्म पे काम कर रहा है, एक एंटरप्रेन्योर अपनी फैक्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने बिजनेस के अंदर एंगेज्ड है, वहां काम कर रहे हैं। ऐसे वर्कर्स को हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे हायर्ड वर्कर्स, नाम से जिनको किसने हायर किया हुआ है। कहते हैं दोज वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर, जो दूसरे के लिए काम करते हैं, वो अपनी सर्विसेज देते हैं दूसरों को, उसके बदले में उन्हें रिवार्ड मिलता है बाय वे ऑफ अ सैलरी और अ वेजेस। फॉर एग्जांपल अ टीचर वर्किंग इन स्कूल, एक टीचर स्कूल में वर्क कर रहा है, उसको वहां से सैलरीज मिलती है, तो टीचर इज अ हायर्ड वर्कर्स। तो हायर्ड वर्कर्स को आगे दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, ऑलरेडी आई अनाउंस, दैट इज कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स की बात करते हैं। कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, डेली वेजेस भी बोलते हैं इन्हें। कहता है दे आर नॉट हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन रेगुलर बेसिस, इन्हें रेगुलर बेसिस पे हायर नहीं किया जाता है, इन्हें पर मंथ सैलरी नहीं मिलती है, इन्हें वेजेस मिलते हैं पर डे के हिसाब से, और ना ही इन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक, ना इनको कोई पीएफ कटता है, ना ग्रेचुटी, ना इनको पेंशन मिलती है। फिर आते हैं हमारे पास रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स की बात करेंगे, परमानेंट पे रोल होते हैं एम्प्लॉयर्स के, उनको सारे के सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लाइक उनको पेंशन भी मिलती है, ग्रेचुटी भी मिलता है, उनको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है। कहता है इट इज ऑफन फाउंड दैट जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, लाइक अ वर्कर वर्किंग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। लेकिन जो रेगुलर वर्कर होता है इज यूजुअली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, लाइक एन इंजीनियर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। बच्चों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। लेबर सप्लाई क्या है? लेबर सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर corresponding to a particular wage rate। कहता है यू मे बी एबल टू वर्क 10 आवर्स अ डे, आप एबल है कि आप एक दिन में 10 घंटे काम कर सकते हैं, बट आर विलिंग टू वर्क ओनली फॉर 6 आवर्स अ डे एट अ पर्टिकुलर वेज। तो लेबर सप्लाई बेसिकली क्या है? इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स ऑफ वर्क, एक मैन कितने आवर्स काम कर रहा है। इट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड इन रिलेशन टू द वेज रेट से हम लोग इसको एस्टिमेट करते हैं। लेकिन लेबर फोर्स की बात करें तो लेबर फोर्स जो क्या है, वेज रेट से रिलेट नहीं करता है, इट इज जस्ट द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग और विलिंग टू वर्क। कितने नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली में काम कर रहे हैं और कितने विलिंग है काम करने के लिए, दैट इज अ लेबर फोर्स। उसे क्या कहते हैं? लेबर फोर्स कहते हैं। डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस पढ़े तो लेबर सप्लाई क्या है? इट इज अ सप्लाई ऑफ लेबर corresponding to different wage rate। और labor force क्या है? It refers to number of persons working or willing to work, it does not relate to a wage rate। supply of labor can increase or decrease even when the number of worker remain constant।
नंबर ऑफ वर्कर कांस्टेंट है, लेकिन लेबर सप्लाई बढ़ा सकते हैं। एक पर्सन 6 घंटे काम कर रहा है, वो 8 घंटे काम कर रहा है, तो लेबर सप्लाई तो बढ़ गई। लेबर फोर्स क्या है, कहता है इट इज मेजर्ड इन नंबर ऑफ पर्सन्स, नॉट इन अ टर्म्स ऑफ पर्सन और डे नहीं करते हम लोग इसे मेजर। द साइज ऑफ लेबर फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज ओनली व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग और विलिंग टू वर्क इंक्रीज और डिक्रीज। जब ज्यादा पर्सन काम कर रहे हैं या ज्यादा पर्सन काम करने के लिए रेडी हैं, तभी लेबर फोर्स को इंक्रीज किया जा सकता है। फिर आता है वर्क फोर्स। अब वर्क फोर्स बेसिकली बात करें, वर्क फोर्स क्या है? वर्क फोर्स की बात करें तो ये है नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग। जो पर्संस एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, वो नहीं है कि जो काम करना चाहते हैं, वो ऐड नहीं करते हैं हम लोग इसके अंदर। लेबर फोर्स के अंदर हम लोग ऐड करते हैं किनको? जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं और जो एक्चुअल में वर्क करना चाहते हैं उनको भी ऐड करते हैं। लेकिन वर्क फोर्स के अंदर हम उन्हीं पर्संस को ऐड करते हैं जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं। सो वी कैन कैलकुलेट द वर्क फोर्स। किससे निकाल सकते हैं? कहता है लेबर फोर्स में से अगर हम लोग नंबर ऑफ पर्संस नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क, वो काम करना तो चाहते हैं बट वो काम नहीं कर रहे हैं, वो अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वर्क फोर्स निकल के आ जाती है। और अगर अनएम्प्लॉयड निकालने हो, कितने पर्संस अनएम्प्लॉयड हैं, तो लेबर फोर्स में से अगर वर्क फोर्स माइनस कर दी जाए तो वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वो काम तो करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है ये कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड को हम लोग डिवाइड कर देंगे लेबर फोर्स से, तो पता चल जाएगा कितने परसेंट जो के हैं लोग जो के हैं अनएम्प्लॉयड है। अब एज इट इज आता है पार्टिसिपेशन रेट। अब पार्टिसिपेशन रेट कितना है, तो वो भी इजी है। कैसे? लाइक कहते हैं टोटल वर्कफोर्स जो एक्चुअल में काम कर रही है डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा कि कितने परसेंट पॉपुलेशन में से वर्कर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर। जॉबलेस ग्रोथ। अब जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें वो कब होती है? जब हमारी जीडीपी बढ़ती है। अब जीडीपी जो बढ़ती है दैट मींस इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, और ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट से या बेटर टेक्नोलॉजी से। अब कहते हैं हमारी कंट्री लाइक इन पुअर कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर इज अ स्टैगरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट सो दैट पॉवर्टी इज कॉम्पिटेड। कि इंडिया के अंदर तो इकोनॉमिक ग्रोथ वही मीनिंगफुल है जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। कहते हैं अनफॉर्चुनेटली इंडिया इकोनॉमीज एक्सपीरियंस जीडीपी मोर थ्रू टेक्नोलॉजी देन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। कि जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू, नॉट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ अ जॉबलेस ग्रोथ। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। कि ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है बट लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है। नेक्स्ट आता है कैजुअलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन बेसिकली क्या है? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स हैं उनकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। अब वर्कर्स इज सफरिंग ऑन इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ अ कैजुअलाइजेशन। आज के टाइम पे कैजुअलाइजेशन ज्यादा क्यों हो रहा है? बिकॉज कहते हैं इसके बहुत सारे रीजन है। कहते हैं कि जो बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर इज फाउंड इन रूरल एरिया, कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं। और जो पीपल वर्किंग ऑन द फार्म्स एंड फील्ड, नॉट बिकॉज एवरीबडी इज गेनफुल एम्प्लॉयड, not because everybody is contributing to output, but simply because many of them are not getting non-farm jobs, even they wish to migrate। वो migrate भी करना चाहते हैं, उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा, इसलिए वो अपने farms के अंदर बिजी हैं। They are employed on their farms only for the namesake. In fact, they are disguisedly unemployed। disguised unemployment क्या होता है वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो कहता है इवन स्किल्ड वर्कर इन अर्बन एरिया आर टू स्ट्रगल फॉर रेगुलर जॉब। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको भी अर्बन एरियाज में जो है रेगुलर जॉब्स नहीं मिल रही हैं। दिस इज ओइंग टू अ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ अ इकोनॉमी। तो कैजुअलाइजेशन बेसिकली क्या है? कि जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स हैं उनका इंक्रीज होना। फिर आता है इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन की बात करें तो कहता है एम्प्लॉयमेंट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल की बात करें जो बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, पब्लिक एंटरप्राइज होगी, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट होगी, जहां पे 10 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें हम लोग फॉर्मल वर्कर्स कहते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर है जहां पे 10 से कम पर्सन काम करते हैं, ऐसे पर्सन जो इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उन्हें हम लोग इनफॉर्मल वर्कर्स कहते हैं। अब डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलती है, लाइक पेंशन हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, पीएफ हो गया, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर्स वालों को नहीं मिलती है।
इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें, वर्कर्स की इन फॉर्मल सेक्टर इज प्रोटेक्टेड थ्रू वेरियस लेबर लॉ। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मल वर्कर्स के लिए बहुत सारे लेबर लॉज हैं, लेकिन कहते हैं इनफॉर्मल्स के लिए हार्डली कोई ऐसा लेबर लॉ अवेलेबल है। टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वर्कर्स जो के हैं फॉर्मल सेक्टर के अंदर वो ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ऐसी कोई भी ट्रेड यूनियंस नहीं होती हैं। उसके बाद डिफरेंस दिया हुआ है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्कर्स के बीच में। फॉर्मल वर्कर्स वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इनफॉर्मल वर्कर्स के हो गए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, वो ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, वो ट्रेड यूनियंस नहीं बना सकते हैं, उनको सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स को सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। फॉर्मल वर्कर्स के लिए बहुत सारे लॉज अवेलेबल हैं, लेकिन इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए बहुत सारे लॉ अवेलेबल नहीं है। तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बेसिकली क्या है कि सिचुएशन है जहां पे परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन, दैट इन द इनफॉर्मल सेक्टर टेंड टू राइज। की फॉर्मल सेक्टर कम हो रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर जो क्या है इंक्रीज हो रहा है। मार्केट इकोनॉमी एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स परहैप्स आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड टू द ईच अदर। फिर बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। कुछ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कुछ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेसिकली वो डोमिनेट करता है दो अनएम्प्लॉयमेंट से, एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, एक ऐसी कहते हैं टॉकर्स व्हेन नंबर ऑफ वर्कर एंगेज्ड इन अ जॉब इज मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश इट। कि काम करने के लिए हमें 2 ही पर्सन चाहिए, लेकिन वहां पे 4 पर्सन काम कर रहे हैं, दैट इज अ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहते हैं इफ सम ऑफ देम आर विथड्रॉन फ्रॉम दैट जॉब, टोटल प्रोडक्शन फॉल नहीं करेगी, क्योंकि पहले से ही वर्कर्स वहां ज्यादा काम कर रहे हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है, एक अनदर काइंड है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का, जहां पे कहते हैं टॉकर्स सिंपली बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। ड्यूरिंग ऑफ सीजन द फार्म वर्कर्स आर आउट ऑफ जॉब एंड दे हैव नो वर्क टू डू। नहीं कोई वर्क नहीं होता, 3-4 महीने काम होता है, फिर 3-4 महीने उनका कोई वर्क नहीं होता है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसके भी दो पार्ट्स आगे कैटेगराइज किया गया है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें बेसिकली वो उन पर्संस को, इलिटरेट पर्संस को इंक्लूड करता है जो विलिंग टू वर्क है इंडस्ट्रीज के अंदर, माइनिंग के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्सेट्रा। अब प्रिंसिपल कॉज क्या है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, और सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन अर्बन, लोग माइग्रेट वगैरह हो रहे हैं, और इंडस्ट्री इन इंडिया रिलाइंग मोर ऑन लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। और आजकल तो जो क्या है इंडिया जो क्या है वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। फिर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इंडिया के अंदर बात करें जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो बहुत ही हाई हो रही है। इट इज अ प्रॉब्लम स्प्रेड अक्रॉस ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंट्री एंड पोज अ सीरियस थ्रेट टू सोशल पीस एंड हार्मोनी। अब प्रिंसिपल सेक्टर के हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की हम लोग बात करते हैं, कहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस बहुत बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्संस भी बढ़ने लग गए हैं। लेकिन कहते हैं जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया के अंदर वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, इट इज लार्जली डिग्री ओरिएंटेड है। कॉन्सिक्वेंटली डिग्री होल्डर्स ऑफन फेल टू फाइंड जॉब, डिग्री होल्डर्स को जॉब्स नहीं मिल रही है। और कहता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैज सिग्निफिकेंटली लैग्ड behind the increase in the size of educated workforce। educated labor force ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन employment opportunities इतनी ज्यादा increase नहीं हो रही है। कहते हैं common types of unemployment across rural area and urban area। first कहते हैं open unemployment। open unemployment की बात करें, ये वो unemployment है कहते हैं जब workers are willing to work and has necessary ability to work yet he does not get work। कहता है वो willing भी हैं और उनमें ability भी है बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है। सेकेंड आता है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। दीज ऑकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी, लाइक टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो उन एम्प्लॉइज को वो टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो वो अनएम्प्लॉयड रह गए, रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड हो गए। फिर कहता है अगर डिमांड में चेंज हो गया तो जो क्या है कुछ फैक्ट्रीज बंद हो गई तो वर्कर्स जो अनएम्प्लॉयड हो गए। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेसिकली, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन वर्कर्स डज नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब। देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना, मतलब एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही है। he remains unemployed for same months, some month in a year or some hours every day। अंडर एम्प्लॉयमेंट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, लाइक बेसिकली एक वर्कर्स को 8 घंटे नॉर्मली काम करते हैं, 4 घंटे काम मिल रहा है, 4 घंटे वो फ्री है, दैट मींस वो विजिबल अनएम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है। इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड क्या है, बेसिकली कहता है यहाँ पे पर्सन फुल टाइम तो काम कर रहा है लेकिन उसे उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो क्या है इनकम नहीं हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल एक पीएचडी होल्डर जो क्या है एक पीएन का काम कर रहा है ग्रुप डी के अंदर, तो वो क्या है इनविजिबल अनएम्प्लॉयड, वो लोगों को तो लगता है कि एम्प्लॉयड है बट ही इज अ इनविजिबल अनएम्प्लॉयड। फिर आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है, डॉक्टर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर अक्रॉस डिफरेंट ऑक्यूपेशन। कहते हैं वन विश टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर बट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज में रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर द समटाइम्स, वो उसमें नहीं हो पाता है। फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली मार्केट की इकोनॉमी में जो चेंजेस होते हैं, लाइक बूम पीरियड है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, रिकवरी के टाइम है, उन टाइम पे भी जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं उनको हम लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लाइक ये देखो बूम पीरियड का दिखाया है, फिर रिसेशन चल रहा है, फिर डिप्रेशन एंड फिर रिकवरी। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर क्यों? फर्स्ट कहते हैं स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड है और जो हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है इज वेरी स्लो। अब जो स्लो ग्रोथ रेट है दैट इज फेल्स टू जनरेट इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और लेबर फोर्स बढ़ रही है लेकिन इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो साइज ऑफ लेबर फोर्स जो है वो ज्यादा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से, दैट्स वाई जो क्या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। सेकंड कहता है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है। फिर एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर जो क्या है अंडर डेवलप्ड है इंडिया के अंदर, सो फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या करता है सिर्फ सीजनल एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को। फिर लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो ये एनकरेज करता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को। देयर इज अ हाई टेंडेंसी टू सर्वाइव विद जॉइंट इनकम विदाउट वर्क, तो उसी में सब ऐड ऑन रहते हैं। Decays of cottage and small industry. Decay of cottage and small industry during the British regime has given a big blow to potential for the self-employment in India. फिर low savings and investment is also a major problem of unemployment. फिर limited mobility of factor, की जो mobility of labor in India है वो very low है। Owing to variety of family as well as social constraint, people are reluctant, मतलब unwilling है to move too far of areas even when jobs are available there. कहीं दूर जॉब अवेलेबल भी लोग वहां जाना ही नहीं चाहते कि नहीं हमें अपना सिटी, हमें अपना विलेज छोड़ के नहीं जाना है, तो लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर इज आल्सो अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग जो है कैसे उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट कहता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए इसेंशियल है कि प्रोडक्शन जो है इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज हो। द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री शुड बी एनकरेज। फिर कहता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाए। डिमांड फॉर कैपिटल लेबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर की डिमांड तब होगी जब प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट हायर प्रॉफिट एंड देयरफॉर ग्रेटर डिमांड फॉर द लेबर। प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाए। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कहता है द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री शुड बी इंक्रीज्ड। Also, the investment must be directed to such area of production where employment potential is higher, वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए। फिर कहता है हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, कहता है अराउंड 52% ऑफ पीपल इन इंडिया आर सेल्फ एम्प्लॉयड। कहता है मोस्ट ऑफ देम आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक द इरिगेशन फैसिलिटी, बेटर सीड्स, मैन्योर, इंप्लीमेंट्स, क्रेडिट एक्सेट्रा टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर कहता है एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जाए, जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन वहां पे दी जाए। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है शुड सूट द नीड एंड मींस ऑफ द कंट्री। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मस्ट बी एनकरेज इन प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की जगह हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें। फिर कहता है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री शुड बी एनकरेज एज फार एज पॉसिबल। इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन प्लान्स, कहता है सच प्रोग्राम शुड बी गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन द प्लान्स विच आर लाइकली टू रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसे जो है प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिससे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है एनहांस हो। कहता है सम गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर एडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को मिनिमम करने के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी एंड प्रोग्राम चलाए। तो कहता है गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए टू जनरेट एक्सेप्टेबल एम्प्लॉयमेंट एंश्योरिंग एटलीस्ट मिनिमम सेफ्टी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, लाइक एमजी मनरेगा की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसका एम क्या है, लिवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन रूरल एरिया बाय गारंटिंग 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, 100 घंटे उन्हें काम मिलता है। दिस स्कीम इज वन ऑफ द मेनी मेजर which the government has implemented to generate employment for those who are in a need in a rural area, जिनको रूरल एरिया के अंदर जॉब की नीड है उनको बेसिकली 100 आवर्स की जॉब प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। सिंस इंडिपेंडेंस यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में या क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो देयर एफर्ट्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन द टू एस्पेक्ट। गवर्नमेंट प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय employing people in various departments for the administrative purpose, कहता है it also then the industries, the hotel, the transport companies and hence provides employment directly to the workers।
कहते हैं विद इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू गवर्नमेंट एंटरप्राइज will also raise their output. As a result, the number of employment opportunities in the economy will increase. This increase in employment is known as a indirect employment by the government. Like private sector को बढ़ाया गवर्नमेंट ने और उससे लोगों को employment opportunity मिली है, तो वो भी क्या है, indirect employment है by the government. फिर कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, कहता है गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लाइक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। कहता है गवर्नमेंट का एम क्या है, टू एलिवेट पॉवर्टी थ्रू सच एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, की पॉवर्टी को खत्म करना। ऑल दीज प्रोग्राम एम एट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट सर्विस इन प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन, रूरल शेल्टर एक्सेट्रा। These programs also aim to assist people in buying number and low cost mass income and employment generating asset and construction of house and sanitation। ये सारे बेसिकली जो क्या है प्रोग्राम्स है जो एम है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के। कंक्लूजन्स की बात करें तो कहता है देयर हैज बीन चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर जो वर्कफोर्स का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हुआ है। कहता है सर्विस सेक्टर की बात करें, emerging as a prospective employer with the expansion of service sector, न्यू emerging jobs are found mostly in this sector। कि सर्विस सेक्टर में लोगों को बहुत काम, लाइक बैंकिंग वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ड्यू टू एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी नाउ एफिशिएंट स्मॉल स्केल एंटरप्राइज एंड इंडिविजुअल एंटरप्राइज वर्क अलोंग विद एमएनसी। आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क, हम लोग आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। वर्क एट होम इज आल्सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मोर एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो क्या है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। ग्रोथ इन जीडीपी बट नॉट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कहते हैं इन द लास्ट 2 डिकेड्स हम लोग बात करें, रैपिड ग्रोथ तो ही है जीडीपी के अंदर, बट विदाउट सिमल्टेनियसली इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इट हैज फोर्स्ड दैट द गवर्नमेंट हैज टू टेक अप इनिशिएटिव। ये फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेनी चाहिए इन जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज के अंदर इनको डेवलप करना चाहिए। तो आई होप आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इजी जो अंडरस्टूड है, इजीली है, आप लोग इसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।